तो हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय माता दी। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है जो आपके 21 नवंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 नवंबर को हिंदी के पेपर में आप पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं। पूरे 70 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में जो टाइमिंग है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक है आपके 70 नंबर। अगर आप भी 21 नवंबर को हिंदी के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है, आपके हिंदी का पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1103, ये आपके हिंदी के पेपर का कोड है। और पेपर में दोनों साइड में आप देख सकते हैं QR कोड है, वो भी लगाया गया है। और सामान्य अनुदेश है वो आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और निर्देश भी दे रखे हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखें और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो हिंदी का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रकृति मानव की चिर संगिनी रही है। अपने दैनिक जीवन के कामों से जब जब मनुष्य का मन उबा है तब तब उसने प्रकृति का आश्रय लिया है। प्रकृति की अनेक लीलाओं को देखकर मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको इसी गद्यांश में मिलेगा और आराम से आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो ए ऑप्शन में है मानव और प्रकृति, और बी ऑप्शन में है प्रकृति के विविध रूप, और सी ऑप्शन है प्रकृति का महत्व, और डी ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि मानव मन क्रमों से उबने पर किसका आश्रय लेता है। तो ए ऑप्शन में है प्रकृति का, बी ऑप्शन में है माता पिता का, सी ऑप्शन में है धर्म का, और डी ऑप्शन में है समाज का। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 कि मनुष्य के मन पर किसके सौंदर्य का स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि प्रकृति का क्षेत्र है। तो प्रकृति का क्षेत्र है, ए ऑप्शन में है संकीर्ण, बी ऑप्शन में है व्यापक, सी ऑप्शन में है संकुचित, और डी ऑप्शन में है आंशिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि प्रकृति हर रूप एवं दशा में मानव का क्या करती रहती है। तो ए ऑप्शन में है संहार, बी ऑप्शन में है विक्षिप्त, और सी ऑप्शन में उपकार, और डी ऑप्शन में है बहिष्कृत। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 है आपके क्रियाकलापों शब्द में कौन सा समास है। तो क्रियाकलाप जो शब्द है इसमें आपको समास का नाम बताना है। ए ऑप्शन में है तत्पुरुष, बी ऑप्शन में है कर्मधारी, सी ऑप्शन में है द्विगु, और डी ऑप्शन में है द्वंद्व। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर बे ऑप्शन में आपको दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये पद्यांश दे रखा है, उद्याचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा, वह प्रभात का गवाला पूंछ उठाए चली आ रही, क्षितिज जंगलों से टोली दिखा रहे थे पंथ इस भूमि का। तो सबसे पहले ये जो पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस पद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको
आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। ए ऑप्शन में है उद्याचल, बी ऑप्शन में है किरण धेनुए, सी ऑप्शन में है वसुधा और डी ऑप्शन में है प्रभात का गवाला। नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि उद्याचल से किरण धेनुए में किरण धेनुए से क्या आशय है। तो किरण की धेनुए, बी ऑप्शन में किरण रूपी गायें, सी ऑप्शन में किरणों की बनी धेनुए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि किरण रूपी गायों का समूह क्या चरता है। तो ए ऑप्शन में घास, बी ऑप्शन में फूल पत्ते, सी ऑप्शन में अंधकार और डी ऑप्शन में रोशनी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि ग्वालियन किसे बताया गया है। तो ग्वालियन किसे बताया गया है, वसुधा है, धरती है, पृथ्वी है या उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है आपके कि कवि ने कविता में किसका वर्णन किया है। तो प्रातःकालीन प्रकृति सौंदर्य का, बी ऑप्शन में है सूर्य का, सी ऑप्शन में है पृथ्वी का, डी ऑप्शन में है ग्वालों का। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि उद्याचल से किरण धेनुए में कौन सा अलंकार होगा। तो ए ऑप्शन में है उपमा, बी ऑप्शन में है रूपक, सी ऑप्शन में है उत्प्रेक्षा और डी ऑप्शन में है मानवीकरण। अगला क्वेश्चन है आपके सेकंड है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि वाक्य प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो वाक्य प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता है उसे कौन सा अविकारी शब्द कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं। तो ये आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। दूसरा प्रश्न है कि जिस शब्द के अर्थ प्रसंगानुसार एक से अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको फिल करना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि सबके हृदय की जानने वाले, तो सबके हृदय की जानने वाले को क्या कहते हैं। और 4 नंबर है कि जो शब्द एक समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं। 5वां प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह वाक्य क्या कहलाता है। और 6ठा प्रश्न है कि आम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके खंड ब में और सेक्शन बी है आपके, इसमें प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। तीसरा है नमक का दरोगा कहानी का क्या संदेश है। और चौथा प्रश्न है मियां नसरुद्दीन ने नानबाई का पैसा किससे सीखा था। 5वां प्रश्न है पथेर पांचाली फिल्म में कितनी रेलगाड़ियों की शूटिंग की गई। 6ठा प्रश्न है कबीर किस धारा के कवि हैं। और 7वां प्रश्न है जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी। और उसके बाद में नेक्स्ट है 8वां प्रश्न घर की याद कविता के रचयिता कौन है। और 9वां प्रश्न है कि पेन कॉपी देखकर तातुस ने बेबी को क्या लिखने को कहा। 10वां प्रश्न है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध भारत की किन्हीं 2 गुफा स्थलों के नाम आपको लिखने हैं। और उसके बाद में है खंड से, खंड 6 के अंदर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि समाचार के 6 ककारों के नाम लिखिए। 5वां प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने कौन से जनविरोधी कार्य किए। 6ठा प्रश्न है गलता लोहा कहानी का मूल उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। 7वां प्रश्न है जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग्य किया है। 8वां प्रश्न है रजनी पटकथा के आधार पर शिक्षकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 9वां प्रश्न है कवि हताश निराश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए क्या कहता है। 10वां प्रश्न है कीवार्ड पेंटिंग क्या है। तो कीवार्ड पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 की बेबी हालदार के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। 12वां प्रश्न है कवि पास के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है। 13वां प्रश्न है कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा है, यह आपको बताना है। उसके बाद में खंड द है आपके, खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 14 है कि जन संचार माध्यमों के लाभ बताइए। 15वां प्रश्न है कवियत्री निर्मला पुतुल अथवा जवाहरलाल नेहरू का लेखक परिचय लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है अशक महादेवी को कन्नड़ की मीरा मानना कहाँ तक सार्थक है। 18वां प्रश्न है किन्हीं 4 राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको कि चेल
टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और यह कुएं के भीतर किस तरह काम करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि जल संरक्षण की महती आवश्यकता है, उस पर एक प्रतिवेदन लिखना है। और इसके अथवा में है कि उपेक्षित वृद्धावस्था है, उस पर आपको एक आलेख लिखना है। प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपको गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो एक ये दे रखा है आपको और एक इसके अथवा में है, तो इन दोनों में से एक गद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 21 के अंदर आपको नीचे लिखे पद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो एक पद्यांश आपको ये दे रखा है और एक इसके अथवा में है, तो इन दोनों में एक पद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या बनानी है। प्रश्न संख्या 22 है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिक्कर की ओर से पुलिस अधीक्षक सिक्कर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया हो। तो ये आपको बताना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्ध शासकीय पत्र आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इसमें पहला है शिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी, और दूसरा है अनुशासन पूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है, तीसरा है मतदाता जागरूकता लोकतंत्र की महती आवश्यकता, और 4 नंबर है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग और उसका प्रभाव। तो ये हिंदी का पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।